Hello everyone. So we were discussing the marathon session on RCC. मैराथन सेशन चल रहा था हमारा आरसीसी के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने लिमिट स्टेट डिज़ाइन को स्टार्ट कर लिया था, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू विद दैट। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस है, वॉट एवर माई फ्री क्लासेज आर देयर, उनको कंपाइल करके एक साथ क्लब कर दिया गया है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस दोस क्लासेस यू कैन सिंपली स्कैन दिस कोड। आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो। यू विल बी एबल टू एक्सेस माई क्लासेस। आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फिर देन अनअकैडमी लाइट के ऊपर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट हो गया, इन विच विल बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। देन यू कैन एस योर प्रिपरेशन विद गेट एंड ईएसी सब्सक्रिप्शन। 20% ऑफ अवेलेबल है इसके अंदर। वैलिड है आज तक के लिए बस, कल से ही वैलिड नहीं होगा। देन अनअकैडमी लाइट के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर भी 20% ऑफ अवेलेबल है। 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन दिस अनअकैडमी लाइट प्रोग्राम ऑल्सो। नेक्स्ट, योर गेट इज ओनली 6 months अवे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एनहेंस योर प्रिपरेशन, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। नेक्स्ट, 23 के लिए नेक्स्ट बैच 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। टॉपिक जो स्टार्टेड इज फ्लूइड मैकेनिक्स। देन गेट और ईएससी 24 के लिए नया बैच 8 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। द टॉपिक विच इज लॉन्चिंग इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। देन एक्सक्लूसिव आइकॉनिक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। इसमें 5 टेस्ट मिलेंगे आपको, मोर देन 140 क्वेश्चन है इसमें पर ब्रांच। देन नो कॉस्ट ईएमआई भी रोल आउट कर दी गई है। नो कॉस्ट ईएमआई इज बिंग रोल्ड आउट। देन यू कैन यूज दिस ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट थे। दीज आर आवर बेसिक अनाउंसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो ये हो गया था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गई थी, डिजाइनिंग करनी थी हमें, अजम्पशंस भी हो गए थे ना हमारे, तो डिजाइनिंग स्टार्ट करनी थी हमें। तो डिजाइनिंग वाज टू बी स्टार्टेड। तो यहाँ से स्टार्ट करना था, इससे पहले वाली पूरी कहानी बता दी थी आपको। प्रायर टू दिस द एंटायर स्टोरी वी हैव डिस्कस्ड। चलो देखो, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सो वी हैव टू डिजाइन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अजम्पशंस लेने पड़ेंगे हमें, वो अजम्पशंस पीछे आपको बता दिए थे। तो अजम्पशंस आई हैव टेकन। तो अब डिजाइनिंग की बात करनी है। तो डिजाइनिंग की बात करनी है, चलो स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग के लिए प्री रिक्विजिट तो हो गए हमारे सारे। प्री रिक्विजिट फॉर डिजाइनिंग वी हैव कंप्लीटेड। अब उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फिर, और क्या। विल कैरी फॉरवर्ड दैट। जो जो चीज़ें और एडिशनल होंगी उसको मैं बीच में बता दूंगा। वॉट एवर एडिशनल पैरामीटर्स विल कम इनटू द पिक्चर दैट आई डिस्कस इन बिटवीन, तो वो बीच में बता दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, विल डिजाइन अ सिंगली रीइंफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सबसे पहले हम डिजाइनिंग करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन की। दूसरा, सिंगली रीइंफोर्स होना चाहिए। तो पहली बात दिमाग में ये क्लिक करती है, भैया सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन क्या होता है। The first thing which clicks in the mind is termed as what is being termed as singly reinforced section. If the reinforcement is provided only in the tension zone of the section, so if the reinforcement is provided only in the tension zone of the section, it will be termed as singly reinforced section. अगर हम reinforcement प्रोवाइड करें सिर्फ कहाँ पर, टेंशन जोन में, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे, इसको हम टेक्निकली बोल देंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये निकल के आता है। इस बात को समझने के लिए मैंने क्या किया, आपको बीम बना के दिखाई। ये बीम का है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम, जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू मूवमेंट। सो सब्जेक्टेड टू मूवमेंट, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस आ जाएंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस का नेचर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या माना हुआ है, लेट सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम माना हुआ है। यही मैंने बीम का आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया। बीम का क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया। नीचे स्टील दिखाई है, तो ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है। तो अगर हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी सिर्फ टेंशन जोन में, इसको हम क्या बोल देंगे, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन बोल देंगे। तो अगर हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी सिर्फ टेंशन जोन के अंदर, इसको हम टेक्निकली बोल देंगे सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, जो आपको दिखा रहा है। इसके नीचे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी बना के दिया आपको। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035।
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन स्टील, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कम नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग स्ट्रेन इज हाउ मच, मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग स्ट्रेन इज हाउ मच, 0.002 प्लस 0.87 FI बाई ES। इससे ज़्यादा हो सकती है पर इससे कम नहीं हो सकती, तो मिनिमम वैल्यू उतनी है 0.002 प्लस 0.87 FI बाई ES। नेक्स्ट स्ट्रेस डायग्राम बना के दिया आपको, स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक होता है और उसके बाद ये स्ट्रेट है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है। कहाँ तक पैराबोलिक होता है हमें वो भी पता है, कहाँ तक पैराबोलिक होता है, एट अ स्ट्रेन वैल्यू ऑफ हाउ मच, 0.002। हमारे स्टील में स्ट्रेस कितना है, 0.87 FI है। तो ये तो हमारी बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकल के आ गई, जैसे थी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। तो एम इज टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तुम्हें पता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दिखा रखा है। बेंडिंग से पहले हमारा सेक्शन प्लेन है 3D के अंदर, तो बेंडिंग के बाद भी क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। ये आपको 3D में बना के दिखाया हुआ है। पीछे वाला जो स्ट्रेस डायग्राम है वो भी आपको 3D में बना के दिखा रहा है, तो पीछे वाला जो स्ट्रेस डायग्राम है वो भी आपको 3D में बना के दिखा रहा है। तो अगर मुझे पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, मैं क्या बोलूंगा, हमारा ये जो सेक्शन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब कंप्रेसिव फोर्स बराबर होगा टेंसाइल फोर्स के, when the force in compression will become equal to force in tension। पीछे कंप्रेसिव फोर्स निकाली थी हमने, पीछे हमने कंप्रेसिव फोर्स निकाली थी, क्या थी कंप्रेसिव फोर्स हमारी, पीछे मैंने कंप्रेसिव फोर्स निकाली थी। अब कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकाल सकते हो आप, अच्छा पीछे तो मैंने आपको बस एरिया निकाल के बताया था स्ट्रेस डायग्राम का, आई हैव ओनली कंप्यूटेड द एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम। चलो मैं अब कंप्रेसिव फोर्स निकाल के दे देता हूँ। अगर मुझे कंप्रेसिव फोर्स निकालनी है जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मिल रही है, तो व्हाट आई डू, मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम है, मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया और मैं बोलूंगा जो कंप्रेसिव फोर्स है इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, इस एलिमेंट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स होगा एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, तो एरिया ऑफ दिस एलिमेंट है dx dy इनटू व्हाट, इस यहाँ पर जो स्ट्रेस है, तो इनटू स्ट्रेस। तो इसका मतलब इंटीग्रल dx dy सिग्मा, अब जरा चेक करके देखना, dx dy सिग्मा क्या है, dx हमारी विड्थ है, dy हमारी क्या है, dy हमारी हाइट है, और सिग्मा क्या है, ये स्ट्रेस की वेरिएशन है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस, जो पैराबोलिक है और ऊपर जाके रेक्टेंगुलर हो जाता है। इसका मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर है, ये कंप्रेसिव फोर्स है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो ये वॉल्यूम के बराबर आ गई, किसकी वॉल्यूम के बराबर आ गई, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की वॉल्यूम के बराबर आ गई। अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का, मैं क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो ये एरिया है हमारे स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का, ये मैंने दोबारा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया आपको। तो एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, वॉल्यूम निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, मल्टीप्लाई कर दो विड्थ के साथ, सो मल्टीप्लाइड विद द विड्थ, सो विड्थ ऑफ व्हाट, सेक्शन, सो एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम इनटू बी, बी मतलब विड्थ ऑफ द सेक्शन। और एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम पीछे हमने निकाला था, कितना था, 0.36 FCK B इंटू सॉरी 0.36 FCK इंटू XU मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन की विड्थ के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन टेंशन, फोर्स इन टेंशन कितनी है, स्ट्रेस इन स्टील 0.87 FI मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ स्टील से, सो मल्टीप्लाइड विद द एरिया ऑफ स्टील। दोनों को बराबर किया, क्या निकल के आ गई, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ गई। सो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 0.87 FI AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी। ये आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के दे देगा। तो जब भी आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, आप क्या बोलोगे, कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स। जब भी आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, आप क्या बोलोगे, कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स। क्लियर है, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब पीछे वाले डिस्कशन से कुछ कंक्लूजन निकला, पीछे वाले डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकला, पहला कंक्लूजन, जो पोजीशन है न्यूट्रल एक्सिस की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्टील इन टेंशन। देखो
द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्टील इन टेंशन। तो ये स्टील के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्टील इन टेंशन 3 टाइप्स ऑफ सेक्शंस आर बीइंग डिफाइंड। अब जितना स्टील आप प्रोवाइड करोगे इसके बिहाफ पे हमने 3 तरह के सेक्शन डिफाइन कर रखे हैं। तो पहली चीज, हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे बाय इक्वेटिंग कंप्रेशन विद टेंशन। नेक्स्ट, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो डिपेंड कर जाएगी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन के। चलो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब जितना एरिया आपने प्रोवाइड किया स्टील का, जितना एरिया आपने प्रोवाइड किया स्टील का, इस बिहाफ पे हमने 3 तरह के सेक्शन डिफाइन कर रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ सेक्शंस आर बीइंग डिफाइंड। एक एक करके सारे सेक्शंस के एनालिसिस करते हैं। एक एक करके सारे सेक्शंस के एनालिसिस करते हैं। पहला, बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें आपने इतना स्टील प्रोवाइड किया सच दैट स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन स्टील दोनों बराबर निकल के आ जाएंगे एट द फेलियर। So balance section is the type of section in which the amount of steel is such that strain in concrete and strain in steel will come out to be what? Such that both will be reaching its limiting value. Equal नहीं, दोनों अपनी limiting value पे पहुंच जाएंगे। तो कंक्रीट में स्ट्रेन कहाँ तक पहुंच जाएगा? कंक्रीट में स्ट्रेन पहुंच जाएगा 0.0035 तक, और स्टील में स्ट्रेन पहुंच जाएगा 0.002 प्लस 0.87 FI/ES तक। तो बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन हो गया जिसमें आपने इतना स्टील दे दिया कि दोनों के दोनों कंक्रीट और स्टील अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन तक पहुंच जाएंगे साइमल्टेनियसली। तो हमारा स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना होगा? 0.46 FCK। स्ट्रेस इन स्टील कितनी होगी? 0.87 FI। और XU की वैल्यू कितनी होगी? XU लिमिटिंग। और दोनों अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे पहुंच रहे हैं साइमल्टेनियसली। समझने के लिए डायग्राम है आपके पास। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ होती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ होती है जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो दोनों में स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो लेट अस सपोज ये इनिशियल स्ट्रेन है, दोनों में लोडिंग और बढ़ी, स्ट्रेन की वैल्यू और बढ़ी, लोडिंग और बढ़ी, स्ट्रेन की वैल्यू और बढ़ी। और जब आप लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे आ गए, यानी जब बैलेंस सेक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब हम बैलेंस सेक्शन के एनालिसिस कर रहे हैं, जब कंक्रीट में लिमिटिंग स्ट्रेन पहुंचा, लिमिटिंग स्ट्रेन स्टील में भी पहुंच गया साइमल्टेनियसली, लिमिटिंग स्ट्रेन स्टील में भी पहुंच गया साइमल्टेनियसली। तो इसको हम बैलेंस सेक्शन बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज बैलेंस सेक्शन। क्लियर है चीज? चलो क्लियर है चीज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द सेक्शन इज टर्म्ड एज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगला जो सेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब क्या होता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज द टाइप ऑफ सेक्शन जिसमें इतना स्टील हमने प्रोवाइड किया इस तरीके से कि स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035 but strain in steel is greater than 0.002 plus 0.87 FI/ES at the time of failure। तो ये वो सेक्शन होता है जिसमें कंक्रीट में तो स्ट्रेन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होता है, तो कंक्रीट में तो स्ट्रेन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे है, पर स्टील में जो स्ट्रेन है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू से क्या है? ज़्यादा है। स्टील में जो स्ट्रेन है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है। कितना? इट इज़ ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FI/ES। अगर स्टील में स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 FI/ES से ज़्यादा है, इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? 0.87 FI होगी, क्योंकि इसके बाद तो स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। कंक्रीट में कितना मिलेगा? 0.45 FCK मिलेगा। अब जरा चेक करना, अगर स्टील में स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 FI/ES है, तो हमारे कंक्रीट में स्ट्रेन की वैल्यू उससे कम मिलेगी। तो ये डायग्राम से दिख रहा है। तो अगर स्टील में स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 FI/ES है, तो कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 से कम है। पर अगर स्टील में वैल्यू ज़्यादा निकल के आ रही है 0.002 प्लस 0.87 FI/ES से, तब जाके कंक्रीट में स्ट्रेन कितना आ रहा है? 0.0035 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फेलियर होगा वो कराएगा तो स्टील, यानी इनिशिएट होगा स्टील से, स्टील की यील्डिंग हो रही होगी। जैसे जैसे स्टील की यील्डिंग हो रही होगी वैसे वैसे कंक्रीट में स्ट्रेन बढ़ रहा होगा, पर जब कंक्रीट में स्ट्रेन आ जाएगा 0.0035, इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ सेक्शन, आपका सेक्शन फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फेलियर है वो इनिशिएट किया स्टील ने, पर स्टील फेल नहीं हुई है, उसकी यील्डिंग हुई है। फेलियर तो किसकी वजह से होगा? फेलियर तो हमारे कंक्रीट की वजह से होगा। द फेलियर विल बी ड्यू टू कंक्रीट ओनली। क्लियर है?
नेक्स्ट, अगर मैं स्टील के अंदर स्ट्रेन बढ़ाता रहूं, अगर मैं स्टील के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ाता रहूं, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इन स्टील, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट आपको दिखा रखा है, चेक करो। ये तो हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे हमारी कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन है और जो स्टील के अंदर जो स्ट्रेन है, दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं अपनी दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे। पर बैलेंस सेक्शन के बाद अगर मैं अंडर इन्फो सेक्शन की बात करूं, अगर कंक्रीट में स्ट्रेन है 0.0035, तो उस समय स्टील में स्ट्रेन इससे ज़्यादा है, तो इट कैन बी सीन कि स्टील में स्ट्रेन इससे ज़्यादा है। इसका मतलब जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कंपेयर कर रहे हो, हमारी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में है, वो बैलेंस सेक्शन से क्या निकल के आती है? कम निकल के आती है। इट कम्स आउट टू बी लेस देन दिस। So depth of neutral axis for balance section is less than that of, oh sorry, depth of neutral axis for balance section is more than that of under reinforced section, or depth of neutral axis for under reinforced section is less than that of the balance section. अगर आप स्टील के अंदर स्ट्रेन बढ़ाते जाओगे, कंक्रीट में तो स्ट्रेन उतना ही है, अगर स्टील में स्ट्रेन और ज्यादा हुआ, जरा चेक करना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये भी अंडर reinforced सेक्शन है, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज रिड्यूसिंग। तो ये है हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो रिड्यूस होती जा रही है। तो ये एक्सयू, इसको एक्सयू डैश बोल देता हूँ। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज रिड्यूसिंग। अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिड्यूस होती जा रही है, जरा चेक करो, जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम है वो भी क्या करता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। ये बैलेंस सेक्शन के लिए है, और ये बाकी वाले जो दो केस बताए उसके लिए। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम इतना स्टील देते हैं, सच अ वैल्यू ऑफ द स्टील इज बीइंग प्रोवाइडेड कि स्ट्रेन स्टील के अंदर लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो, पर कंक्रीट में अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे ही हो। तो इसका फिर जस्ट उल्टा क्या हुआ? जस्ट उल्टा तो आप खुद बता दोगे, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें हमने इतना स्टील दिया such that strain in concrete is 0.0035, but strain in steel is less than that of 0.002 plus 0.87 Fi by ES। तो ये वो सेक्शन है जिसमें कंक्रीट में तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ रही है? कंक्रीट में तो स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है 0.0035, पर जो स्टील है उसमें स्ट्रेन कितना आ रहा है? 0.002 प्लस 0.87 Fi by ES। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू कम निकल के आ रही है लिमिटिंग स्ट्रेन से, ये वैल्यू कम निकल के आ रही है लिमिटिंग स्ट्रेन से, तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ किसकी? बैलेंस सेक्शन की। इफ आई डू द कंपैरिजन ऑफ बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन में स्ट्रेन कितना मिलेगा स्टील के अंदर? बैलेंस सेक्शन में स्ट्रेन मिलेगा 0.002 प्लस 0.87 Fi by ES, अभी कम है। तो ये हमारी सिचुएशन है, दिस इज अवर सिचुएशन। तो अगर ये हमारी सिचुएशन है, तो कंक्रीट में तो स्ट्रेन, ये हमारा आ गया सिचुएशन। फिर हम बात कर सकते हैं किसकी? एक बात कर दूं मैं बैलेंस सेक्शन की। बैलेंस सेक्शन ये रहा हमारा, दिस इज द बैलेंस सेक्शन। ये हमारा बैलेंस सेक्शन है। अब देखो, अब ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 0.002 प्लस 0.87 Fi by ES। दिस डेप्थ इज टर्म्ड एज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये डेप्थ हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। सो दिस इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, SU लिमिटिंग। तो अगर आप बात करोगे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा निकल के आती है। It is comparatively more than that of the limiting depth of neutral axis. Now, since the value of the strain in steel in over reinforced section is less than 0.002 plus 0.87 Fi by ES, what about the stress in steel? तो देखो पीछे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया था, कहाँ है हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? दिस वाज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व व्हिच वाज बीइंग कंसीडर्ड, चेक करो, ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर हमारी वैल्यू स्ट्रेन की किससे कम हो जाए, ये आपकी लिमिटिंग स्ट्रेन है 0.002 प्लस 0.87 Fi by ES, Fe250 देखते हैं, यहाँ पे समझना आसान होगा। यही वैल्यू लेके चले थे आप, 0.002 प्लस 0.87 Fi by ES। अगर इससे कम निकल के आती है तो आपको स्ट्रेस किससे कम मिलेगा? 0.87 Fi से कम मिलेगा।
तो अब मेरी स्ट्रेन की वैल्यू उससे कम है, माई वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FI/S। अगर ये वैल्यू उससे कम निकल के आ रही है, इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू किससे कम निकल के आएगी, 0.87 FI से कम निकल के आएगी। ये हमारी लीनियर थी, फिर हमारा ये नॉन लीनियर था, और उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन था। दिस वॉज दी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सिचुएशन? तो ध्यान रखना कि कंक्रीट में तो हमारा स्ट्रेस 0.45 FCK हो जाएगा, पर स्टील में जो स्ट्रेस होगा इट विल बी लेस देन 0.87 FI। अब क्योंकि ये लेस देन 0.87 FI है, ये हमें किससे निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इट इज बीइंग फाउंड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर है? वेट करना है इस पे तो कुछ भी। कोई सा पॉइंट वेट करना उस पे थे। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि सेक्शन ऑलवेज फेल्स ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। हमारा सेक्शन जो फेल होता है वो किसकी वजह से फेल होता है, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से फेल होता है। तो सेक्शन विल ऑलवेज फेल बिकॉज ऑफ द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट, स्टील कभी फेल नहीं होता, स्टील हमेशा यील्ड करता है। तो स्टील विल नेवर फेल, स्टील विल ऑलवेज यील्ड। तो फेलियर होगा हमेशा कंक्रीट के क्रशिंग की वजह से, स्टील की यील्डिंग जरूर हो सकती है, वो कभी फेल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल आ गया, सवाल देख लो। In any tension reinforcement in an RCC beam, if any tension in an RCC beam attain its yield stress, so if any tension reinforcement in RCC beam attain its yield stress during the loading, before the concrete in the compression zone fails due to crushing, the beam is said to be under reinforced। अभी पीछे बता क्या है, इस बीम को हम क्या बोल देते हैं, अंडर reinforced बीम बोल देते हैं। So this is technically termed as under reinforced beam। तो इसको टेक्निकली अंडर reinforced बीम बोला जाता है। So technically termed as under reinforced beam। नोट करो फटाफट, चले आगे। चले चलो। In a singly reinforced beam, the effective depth is measured from its compression edge to the CG of the tension reinforcement। टेंसाइल एज नहीं, टेंशन reinforcement सही है। ये भी कहाँ पर, CG of the tension reinforcement। ये भी कहाँ पर, CG of the tension reinforcement। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस गलत है, तो इनकरेक्ट। ये भी इनकरेक्ट है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने एरिया ऑफ स्टील के बिहाफ पे तीन तरह के सेक्शन डिफाइन किए, जैसे हमने पीछे एरिया ऑफ स्टील के बिहाफ पे तीन तरह के सेक्शन डिफाइन किए, उन्हीं सेक्शंस के बिहाफ पे अब टाइप ऑफ फेलियर चल रही है। उन्हीं सेक्शंस के बिहाफ पे अब टाइप ऑफ फेलियर चल रही है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ दोस सेक्शंस ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ फेलियर। अब कितने तरह के फेलियर है वो उठाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द फर्स्ट ऑफ द फेलियर विच इज अंडर कंसिडरेशन, पहला फेलियर जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं बैलेंस फेलियर। ये वो फेलियर होता है जिसमें दोनों स्टील और कंक्रीट यील्ड कर जाते हैं साइमल्टेनियसली। ये कौन से सेक्शन में मिलेगा, नाम में लिखा हुआ है, इट इज फाउंड इन विच सेक्शन, इट इज फाउंड इन बैलेंस सेक्शन। तो ये बैलेंस सेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो बैलेंस फेलियर विल बी ऑब्जर्व्ड इन व्हाट, बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इज टेंशन फेलियर, डक्टाइल फेलियर और सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। इट इज द टाइप ऑफ फेलियर इज इज इनिशिएटेड बाय द यील्डिंग ऑफ द स्टील। ये वो फेलियर है जो इनिशिएट करता है कौन, यील्डिंग ऑफ स्टील। इट टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ सेक्शन, ये कौन से सेक्शन में पाया जाता है, इट टेक्स प्लेस इन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये पाया जाता है कौन से सेक्शन के अंदर, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में जो यील्डिंग होगी वो इनिशिएट करता है स्टील, जबकि अल्टीमेटली फेलियर तो किसकी वजह से होता है,
अल्टीमेटली फेलियर होता है क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से। सो फेलियर विल टेक प्लेस ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट ओनली। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द फेलियर विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज ब्रिटल फेलियर। अगला जो फेलियर अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल फेलियर और प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। नेक्स्ट ऑफ द फेलियर विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज ब्रिटल फेलियर और प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। अब ये क्या है? इट्स द टाइप ऑफ फेलियर विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट इन कंप्रेशन। इट्स द टाइप ऑफ फेलियर विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट इन कंप्रेशन। ये किस सेक्शन में पाया जाता है? ये पाया जाता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर। नाउ द ओवर रीइंफोर्स सेक्शंस आर नॉट परमिटेड, क्योंकि वो फेलियर ब्रिटल फेलियर होता है। ब्रिटल फेलियर मतलब सडन फेलियर होता है विदाउट एनी वार्निंग। तो हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन को प्रेफर करते हैं। वी ऑलवेज प्रेफर व्हाट? वी ऑलवेज प्रेफर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। क्लियर चीज? अब इस बात को समझने के लिए इस डायग्राम को देखो। इस बात को समझने के लिए इस डायग्राम को चेक करो। मैंने आपको तीनों डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिखा रखी है। XU, इसको बोल दो XU1, ये हमारी है XU नॉट लिमिटिंग, और इसको बोल दो आप XU2। XU नॉट मतलब XU लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन है, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारी ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, जिसमें स्टील के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू कम है, और ये हमारी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, जिसमें स्टील के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू लिमिटिंग स्ट्रेन से ज़्यादा है। तीनों सेक्शन दिखा रखे हैं। ऑल थ्री सेक्शंस आर बीइंग शोन टू यू। तो तीनों सेक्शन दिख रहे हैं। 1 और 2 का मैं नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे थीटा की नॉमेनक्लेचर बदली हुई है, तो 1 और 2 का नॉमेनक्लेचर भी चेंज कर देता हूँ। तो 1 और 2 का नॉमेनक्लेचर चेंज किया, तो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब जरा चेक करो, ये हमारा है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, इसमें जो स्लोप बनाई θ1। ये हमारा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, इसने जो स्लोप बनाई θ2। ये वही है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो ये देखो बीम, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दिख रहा है? रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। θ1 किसका है? θ1 है हमारे अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का। θ2 किसका है? ओवर रीइंफोर्स सेक्शन का। तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर चेक करो, डिफ्लेक्शन ज्यादा निकल के आती है, ये अंडर रीइंफोर्स्ड है, और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन कम निकल के आती है। तो डिफ्लेक्शन इन दी ओवर रीइंफोर्स सेक्शन इज कंपैरेटिवली लेस, तो वो दिख रहा है कंपैरेटिवली कम है। इट कैन बी सीन। चेक कर लो कितनी वैल्यू आ रही है। क्लियर है? सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि जो डिफ्लेक्शन होगी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की ज्यादा होगी, तो आपको वार्निंग क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो फेलियर से पहले अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ज्यादा वार्निंग देता है देन ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो वो चीज यहाँ से निकल के आती है। दैट थिंग इज बीइंग जस्टिफाइड हियर। अब इसी कहानी को पूरा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो पूरी कहानी, तो देख लो पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। इन अंडर रीइंफोर्स सेक्शन डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग आर मोर देन ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। प्रैक्टिकली ऑल फ्लेक्सर सेक्शंस आर अंडर रीइंफोर्स्ड इन लिमिट स्टेट मेथड। सारे सेक्शंस को हम अंडर रीइंफोर्स बनाते हैं। In balance section, strain in concrete and steel reach their limiting value simultaneously, and failure of both takes place simultaneously. This type of failure is termed as balance failure. इस तरह के failure को हम क्या बोल देते हैं? Balance failure बोल देते हैं। So this type of failure is technically termed as what? Balance failure. Next, in tension failure, this is the failure in under reinforced section. Steel yields before the collapse. Steel की yielding पहले हो जाती है। बीम अंडरगोस लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, बीम में डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। इट डेवलप्स एक्सटेंसिव क्रैक बिफोर फेलियर, बहुत ज़्यादा क्रैक डेवलप हो जाते हैं इसमें फेलियर से पहले। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डक्टाइल फेलियर बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डक्टाइल फेलियर बोला जाता है।
तो ये जो डक्टाइल फेलियर है ये ट्रिगर होता है किससे? जो डक्टाइल फेलियर होता है ये ट्रिगर होता है किससे? इट इज बीइंग ट्रिगर्ड बाय द यील्डिंग ऑफ द स्टील। तो ये ट्रिगर होता है यील्डिंग ऑफ स्टील से, पर फेलियर तो किसकी वजह से हो रही है? फेलियर तो कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट की वजह से ही हो रहा है। सो फेलियर इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द कंक्रीट। इसका मतलब ये है, मैं इस फेलियर को टेक्निकली सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर बोल सकता हूँ। तो जो हमारा डक्टाइल फेलियर होता है इसको हम सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर भी बोल सकते हैं। इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ द लिमिट स्टेट मेथड, वंस द स्टील हैज यील्डेड, टेंसाइल फोर्स विल नॉट चेंज, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहती है? 0.87 Fi रहती है। Hence the additional moment which is being applied, जब आप additional moment apply करोगे, only the lever arm will change। पीछे बताया था जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ शिफ्ट होती जाती है? ऊपर शिफ्ट होती जाती है। तो जो लीवर आर्म है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लीवर आर्म चेंज हो जाता है, तब तक ये वैल्यू चेंज होती रहती है जब तक कंक्रीट अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन में नहीं पहुंच जाए। और फाइनली कोलैप्स किसकी वजह से होता है? कंक्रीट के क्रशिंग की वजह से होता है। क्योंकि ये कोलैप्स कंक्रीट के क्रशिंग की वजह से हो रहा है, इसका नाम क्या रखा? सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। तो है कंप्रेशन फेलियर, पर नाम क्या पड़ गया? है कंप्रेशन फेलियर, पर नाम क्या पड़ गया? सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। द नेम कम सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this? Next point of reference. If crushing of the concrete occurs prior to the yielding of the steel, it will be technically termed as what? इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? इसको हम टेक्निकली बोल देंगे ब्रिटल फेलियर। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? ब्रिटल फेलियर बोल देते हैं। इन दिस केस द टेंशियल स्टील जनरली रिमेन्स इन द इलास्टिक स्टेज। जो टेंशियल स्टील है वो किस में रह जाती है? इलास्टिक स्टेज में रह जाती है। इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेस किससे कम रहता है? 0.87 Fi से कम ही रहता है। यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है, पीछे आपको दिखाई थी। Here न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड्स, वो नीचे वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब हम बात करेंगे क्या निकालने की? अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है सेक्शन का। Now the aim is to calculate the moment of resistance. In order to analyze this, again the stress strain diagram and the section is being shown. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाया। स्ट्रेन की वैल्यू कंक्रीट में लिमिटिंग 0.0035, कंप्रेशन में 0.002। इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डायग्राम, ये स्ट्रेट है स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ तक पैराबोलिक है, अप टिल हियर इट इज पैराबोलिक। चलो ठीक है। स्टील में हमारी स्ट्रेन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fi बाई ES। स्ट्रेस की वैल्यू स्टील में 0.87 Fi। ये बात भी समझ में आती है हमारी। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है अलग अलग सेक्शन का। पहला सेक्शन निकाला, पहला सेक्शन है हमारा बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? फॉर बैलेंस सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो जो पहला सेक्शन है इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स कितना है? 0.36 FC के B इनटू XU लिमिटिंग, ये मेरा कंप्रेसिव फोर्स। लीवर आर्म कितनी है? D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। तो इसको मैं इकट्ठा करूं, ये क्या आ जाएगी? QBD स्क्वायर।
इसको अगर मैं इकट्ठा करूँ क्यू बी डी स्क्वायर, कैसे? इसको मैंने डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। डी स्क्वायर को ले जाओ अंदर, डी स्क्वायर को अब अंदर ले जाओ और सिंप्लीफाई कर दो। एक्स यू लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू डाल सकते हो, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स यू लिमिटिंग बाय डी। तो एक डी तो आप वैसे ही बाहर निकाल सकते हो, वन डी का यू कैन कंस्टिट्यूट सेपरेटली। सो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके देता हूँ, तो 0.36 एफ सी के, देखो b इंटू एक्स यू लिमिटिंग बाय डी, एक डी से ये डिवाइड किया, एक डी अंदर ले गया, तो 0.42 एक्स यू लिमिटिंग बाय डी और मल्टीप्लाई कर दिया डी स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको डी स्क्वायर से, एंड इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डिवाइड किया, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब आप एक्स यू लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू डाल सकते हो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील। दूसरा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो, ले लो टेंशन साइड से। तो ये मेरा टेंसाइल फोर्स है, ये मेरा कंप्रेसिव फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स कितनी है? 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी। लीवर आर्म कितना है? डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन कंप्यूट। क्लियर है? चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? जल्दी नोट करो, नोट करो। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट। बैलेंस सेक्शन में अगर मुझे एरिया ऑफ स्टील निकालना है, बैलेंस सेक्शन के अंदर मुझे अगर एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स, क्योंकि इस बार मुझे क्या पता है? एक्स यू लिमिटिंग पता है। तो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू की वैल्यू डालोगे, एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी लिमिटिंग। ए एस टी लिमिटिंग सॉल्व करके निकाल लेंगे, फ्रॉम हियर इट कैन बी कंप्यूटेड। नेक्स्ट, अगर आपको लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी है, सो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील विल बी हाउ मच? अगर आपको लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी है तो बोलूंगा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील इज हाउ मच? ए एस टी लिमिटिंग अपॉन बी टी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आपको लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील हमें एक्स यू लिमिटिंग बाय डी पता है, हम क्यू लिमिटिंग निकाल सकते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हम लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो फटाफट।
नोटेड। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब क्या अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, पीछे बता ही दिया था आपको। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का कंप्रेशन साइड से, आई विल से कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू बी स्मॉल बी है ये हमारा, इंटू लीवर आर्म कितनी हो जाएगी, लीवर आर्म विल बी हाउ मच, लीवर आर्म विल बी इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्स, ये हमारी लीवर आर्म हो जाएगी। टेंशन साइड से निकालोगे टेंसाइल फोर्स 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी, लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये अगर हम बात करें ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की, कंप्रेशन साइड से तो निकाल सकते हो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालोगे टेंशन साइड से, ध्यान रखना किस चीज का, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालोगे टेंशन साइड से, ध्यान रखना किस चीज का, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स अब आपका किसके बराबर होगा, एफ एस टी इंटू ए एस टी, सो इट इज इक्वल टू एफ एस टी इंटू ए एस टी, जिसमें एफ एस टी की वैल्यू किससे कम है, एफ एस टी की वैल्यू 0.87 एफ आई से कम है, फिर एफ एस टी इज लेस देन 0.87 एफ आई। क्लियर है चीज। तो इस बार एफ एस टी की वैल्यू क्या होगी, 0.87 एफ आई से कम होगी, इट विल बी लेस देन 0.87 एफ आई। तो डायरेक्टली मत डाल देना 0.87 एफ आई। क्लियर है पूरी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करो। अब देखो नोट क्या लिखे हुए, नोट ये बोल रहा है द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज ऑलवेज कंप्यूटेड बाय इक्वेटिंग नेट कंप्रेसिव फोर्स विद नेट टेंसाइल फोर्स। जो पोजीशन है हमारे न्यूट्रल एक्सिस की, ये हमेशा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट करके। तो ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ जाएगी हमारी, दिस विल गिव यू द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है। अभी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इसको आप कंपेयर करोगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ। ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इसको आप कंपेयर करोगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ। अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम निकल के आती है, अगर हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो ऊपर से निकाली लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम निकल के आती है, इसका मतलब सेक्शन हमारा या तो अंडर रीइंफोर्स्ड है, बराबर आ गई इसका मतलब बैलेंस है, बराबर आ गई इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस सेक्शन है। इसका मतलब आपने जो भी एनालिसिस करी है वो क्या करी है, सही करी है। तो एक्स यू जो वैल्यू निकल के आई है आपकी वो सही है, उसको आप यूज कर सकते हो एनालिसिस के लिए, दैट कैन बी यूज फॉर द एनालिसिस। चलो ठीक है। पर अगर आपकी ऊपर वाली डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा निकल के आती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ, अगर आपकी ऊपर वाली डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा निकल के आती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ, इस केस में मेरा सेक्शन हो जाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड। अगर सेक्शन निकल के आ गया ओवर रीइंफोर्स्ड, आपने तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी ले ली, 0.87 एफ आई। एक्चुअल में तो स्ट्रेस कितना था यहाँ पे, एक्चुअल में तो ये वैल्यू क्या थी, 0.87 एफ आई से कम थी। मेरे को तो एक्चुअल में क्या यूज करना चाहिए था, एफ एस टी यूज करना चाहिए था, विच वॉज लेस देन, ये वैल्यू क्या होती है 0.87 एफ आई से कम होती है। इसका मतलब आपने जो एक्स यू की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली, ज्यादा निकाल ली, एक्चुअल वैल्यू तो इससे कम होनी चाहिए थी। तो फिर अब ओवर इन्फो सेक्शन में क्या करें, इसमें अब आपको आइट्रेशन से कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। तो आपने अभी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल ली है, आपने जो भी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल ली है, वो कैसे निकाल ली है, वो अभी निकाली है स्ट्रेस इन स्टील 0.87 एफ आई मान के, पर एक्चुअल में स्ट्रेस इन स्टील कितनी है, 0.87 एफ आई से कम है। क्लियर है चीज। तो अब हम क्या करें, तो व्हाट इज टू बी डन इन दिस केस, जो आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कंप्यूटेड और लिमिटिंग के बीच में निकल के आएगी। आपकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कंप्यूटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो ऊपर से निकाली है, और जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसके बीच में आएगी, क्योंकि ओवर इन्फो सेक्शन है, एक्स यू इज मोर देन एक्स यू लिमिटिंग बट लेस देन एक्स यू कंप्यूटेड, जो आपने कैलकुलेट किया उससे कम निकल के आएगी ये वैल्यू। तो फिर क्या करोगे, देन व्हाट इज टू बी डन, तो अज्यूम सम वैल्यू ऑफ एक्स यू। अब इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आप कोई से भी एक वैल्यू मान लो किसकी, एक्स यू की, तो स्टार्ट कर लेते हैं जनरली एक्स यू लिमिटिंग से, या इससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू मान सकते हो, जो मन करता है आपका।
वॉट एवर इज योर अजम्पशन, तो अजम्पशन ले लो आप, कुछ भी जो आपका मन करता है। सो अज्यूम सम वैल्यू ऑफ एक्स यू, तो कुछ वैल्यू मानो एक्स यू की, एक्स यू लिमिटिंग है, उससे ज़्यादा ले सकते हो, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं। तो एक्स यू जनरली वी टेक इट इज मोर देन एक्स यू लिमिटिंग। अब जो भी वैल्यू आपने मानी एक्स यू की, उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाला जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन निकालते हैं स्टील में। कैसे? सिमिलर ट्राइंगल से। 0.0035 बाई एक्स यू, this will be equal to what? Strain in steel. तो strain in steel EST divide by D minus XU, तो ये हमारा स्ट्रेन आ गया स्टील के अंदर। दिस इज दी स्ट्रेन इन स्टील। अब स्ट्रेन इन स्टील निकल के आया, तो स्ट्रेन इन स्टील निकल के आया, इस स्ट्रेन इन स्टील के करस्पॉन्डिंग में क्या निकालूंगा? स्ट्रेस निकालूंगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द कर्व। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारी स्टील की, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारी स्टील की, वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक्चुअल वैल्यू है हमारे स्ट्रेस की। इस एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस से हम दोबारा क्या करेंगे? ये कर्व है हमारा, दिस वाज अवर कर्व, तो इससे हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे स्ट्रेस की, ये टी है। अब जो एक्चुअल वैल्यू आई स्ट्रेस की, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या निकालूंगा? वापस दोबारा न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालूंगा। हाउ? बाय इक्वेटिंग कंप्रेशन विद टेंशन। मैं कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर बनाऊंगा। दोबारा से एक्स यू निकालूंगा। अगर ये एक्स यू मेरी अज्यूम्ड एक्स यू के बराबर हुई, अगर ये एक्स यू मेरी अज्यूम्ड एक्स यू के बराबर हुई, इसका मतलब मेरी अजम्पशन सही थी। पर अगर ये एक्स यू मेरी अज्यूम्ड एक्स यू के बराबर नहीं हुई, अगर ये एक्स यू मेरी अज्यूम्ड एक्स यू के बराबर नहीं हुई, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। रीडिजाइन कैसे करोगे? दोबारा एक्स यू को अज्यूम करोगे। तो अब जो आपकी एक्स यू न्यू आई है, यही आपकी एक्स यू अज्यूम्ड बन जाएगी। दोबारा से आप स्ट्रेन निकालोगे, स्ट्रेन की मदद से स्ट्रेस निकालोगे, दोबारा से एक्स यू कैलकुलेट करोगे, यानी आइटरेटिव प्रोसेस है। आपको बार बार ये आइटरेशन लगानी पड़ेगी, क्या निकालने के लिए? आपको बार बार ये आइटरेशन लगानी पड़ेगी, क्या निकालने के लिए? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? नोट कर लिया सबने? चलो, चलो एक जानकारी और दी आपको, एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट बढ़ाते हो, कौन सी? टेंशन रीइंफोर्समेंट, वैसे वैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है।
जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट बढ़ाते हो वैसे वैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। ये जो इंक्रीज मिलता है ये लीनियर होता है अप टू अ बैलेंस पॉइंट। ये जो इंक्रीज होता है लीनियर मिलता है। ये कर्व टाइपिस्ट ने बनाई हुई है, एक्चुअल में ये जो कर्व है ये लीनियर कर्व है। इन एक्चुअल द कर्व इज लीनियर अप टू द बैलेंस पॉइंट। ये कर्व हमारी लीनियर कर्व है बैलेंस पॉइंट तक। तो ये लीनियर कर्व है हमारे बैलेंस पॉइंट तक। तो बैलेंस पॉइंट तक कर्व यही गई है। तो दिस कर्व इज लीनियर अप टू द बैलेंस पॉइंट। तो दिख रहा है परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ रही है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है बैलेंस पॉइंट तक, यानी लिमिटिंग सेक्शन तक, यानी बैलेंस सेक्शन तक। बैलेंस सेक्शन के बाद अगर परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जो इंक्रीज है वो डिक्रीज करती जाती है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जो इंक्रीज है वो डिक्रीज करती चली जाती है। तो उस चीज का ध्यान रखना। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो बैलेंस सेक्शन तक जब तक आप स्टील बढ़ाते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की रेट है वो डिक्रीज करती जाती है, इट डिक्रीजेस। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब हम बात क्या करेंगे, ये तो हमारी बात हुई किसकी, ये तो हमारी बात हुई लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की। अभी तक जो भी डिस्कशन हमने किया है इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, इसमें या तो हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली है या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली है अंडर इनफोर्स ओवर इनफोर्स सेक्शन के लिए, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके दे दिया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज बीइंग कैलकुलेटेड। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग कैसे करें सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन की। सिंगली रीइंफोर्स कौन सा सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें आई एम कंसीडरिंग द फर्स्ट केस, इसमें मैं पहला केस उठा रहा हूँ। सेक्शन साइज इज गिवन बट एरिया ऑफ स्टील इज टू बी फाउंड। सेक्शन साइज गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे भाई, सेक्शन साइज गिवन है और एरिया ऑफ स्टील की कैलकुलेशन करनी है आपको। सेक्शन साइज इज गिवन एंड एरिया ऑफ स्टील इज टू बी कंप्यूटेड। So what we'll do first, we'll calculate the designed, factored or ultimate bending moment. कैसे, by multiplying the partial factor of safety to service, working और characteristics moment. तो जो भी सर्विस मोमेंट हो, वर्किंग मोमेंट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मोमेंट हो, उसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिजाइन मोमेंट मिल जाएगा, फैक्टर्ड मोमेंट मिल जाएगा, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप अपने सेक्शन का लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्यू लिमिटिंग इनटू बीडी स्क्वायर। जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपकी क्या होगी, क्यू लिमिटिंग इनटू बीडी स्क्वायर। ये हमारी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट, अगर आपकी जो डिजाइन मोमेंट है वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हुई, अगर आपकी जो डिजाइन मोमेंट है यानी जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, सॉरी, अगर आपकी जो डिजाइन या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है वो अगर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा आ गई, तब तो आप सेक्शन को डिजाइन करोगे डबली रीइंफोर्स सेक्शन की तरह, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारी डिजाइनिंग तो किसकी हो रही है अभी, हमारी डिजाइनिंग तो हो रही है सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन की। So if your factored bending moment is more than limiting moment of resistance, then you will be designing what? Then you will be designing doubly reinforced section. पर अगर आपकी फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है, देन दी सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज टू बी प्रोवाइडेड। उस केस में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया जो आपका डिजाइन मोमेंट है इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस,
विच इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। यहाँ से आप एक्स यू कैलकुलेट कर लोगे। फ्रॉम हेयर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई, फिर क्या करना है, कंप्रेशन बराबर टेंशन करना है। कंप्रेशन बराबर टेंशन करोगे 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी। यहाँ से आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे। तो एक तरीका तो ये है, पर इस तरीके में आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। यू हैव टू सॉल्व टू इक्वेशंस। देख रहा है दो इक्वेशंस, कौन सी दो इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन है जिसमें आप डिजाइन मोमेंट को किसके बराबर करते हो, जिसमें आप डिजाइन मोमेंट को किसके बराबर कर देते हो, डिजाइन मोमेंट को आप बोल देते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। वे डिजाइन मोमेंट इज इक्वेटेड टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक हमारी इक्वेशन वो निकल के आती, पीछे वाले पेज पे बफर करने लग गया, पेज लोड हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी इक्वेशन में। मेरे ख्याल से बंद ही हो जाएगा जैसे लोड हो रहा है। हैंग हो गया, भारी पेज है क्या, हैंग होता तो नहीं है वैसे। हाँ यही कहा था मैंने, जो हमारी ओपन बोर्ड है वही हैंग हो गई। दोबारा लोड करते हैं इसको। चलो ये दोबारा लोड हो गया। ओपन एंड लोड, सो नाउ इट इज अगेन लोडेड। तो फिर से अब वो दोबारा लोड हो गई। सो अगेन इट इज बीइंग लोडेड। तो लोड उसको हमने अगेन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी में अगर हम आगे बढ़े, क्या बोला था, पहली स्टेप कौन सी थी मेरी, हाँ पहला स्टेप ये था मेरा, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, कहाँ गया पेन। तो ये एक मेरी पहली इक्वेशन थी जिसमें आपने डिजाइन मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आपने ये सॉल्व करी कंप्रेशन बराबर टेंशन वाली, कंप्रेशन बराबर टेंशन वाली इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया था। तो कंप्रेशन बराबर टेंशन वाली दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक एक्स यू और दूसरा ए एस टी। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से मैं एक्स यू निकालूं, पीछे वाली इक्वेशन में डालूं, एरिया ऑफ स्टील में इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन मैंने डायरेक्टली बता दिया। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप इस एरिया ऑफ स्टील को डायरेक्टली रिकॉल या याद भी कर सकते हो। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो एक तरीका ये है कि दो इक्वेशन सॉल्व करो, एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि एरिया ऑफ स्टील वाली इक्वेशन ही याद कर लो। सो इज 0.5 एफ सी के बी इंटू डी डिवाइड बाई एफ आई इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर। इक्वेशन अभी दिखने में बड़ी लग रही है आपको, पर जैसे जैसे आप इसको सवालों में यूज करने लग जाओगे, जैसे जैसे आप इसको सवालों में यूज करने लग जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे याद हो जाएगी। आपको इतना एफर्ट ही नहीं मारना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू पुट सो मच ऑफ द एफर्ट इन दिस। क्लियर है। चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये जो एरिया ऑफ सील आपने निकाला है, ये परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। और द एरिया ऑफ सील दैट इज बीइंग कंप्यूटेड हियर, इट शुड लाई इन परमिसिबल लिमिट। अगर ये परमिसिबल लिमिट नहीं हुआ तो आपको वापस से क्या करनी पड़ेगी, डिजाइनिंग करनी पड़ जाएगी। अगेन यू हैव टू डिजाइन। कैसे और क्या परमिसिबल लिमिट है, जरा उसकी बात करते हैं। कैसे और क्या परमिसिबल लिमिट है, इसमें हम बात करते हैं। पहली लिमिट, मिनिमम एरिया ऑफ सील। तो ये क्या बोलती है, कंडीशन, कंडीशन बोलती है कि ए एस टी मिनिमम अपॉन बी डी शुड बी ग्रेटर देन 0.85 अपॉन एफ आई। ये मिनिमम एरिया ऑफ सील के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई हुई है, मिनिमम एरिया ऑफ सील के ऊपर कंडीशन इसलिए लगाई हुई है ताकि हमारा ब्रिटल फेलियर नहीं हो। फेलियर हमेशा कैसा हो, फेलियर हमेशा हमारा डक्टाइल हो। क्लियर है। क्लियर है चीज।
तो अगर आपने स्टील मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से कम दे दिया तो फेलियर विल बी ब्रिटल फेलियर, बट वी वांट द फेलियर टू बी डक्टाइल फेलियर। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील की अगर बात करें, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील शुड बी मिनिमम ऑफ टू क्राइटेरिया। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील शुड बी मिनिमम ऑफ टू क्राइटेरिया। पहला, जो एएससी लिमिटिंग हमने प्रोवाइड किया। अब क्यों आपकी मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील एएससी लिमिटिंग से कम क्यों होनी चाहिए? ताकि सेक्शन क्या हो हमारा, अंडर इनफोर्स हो, ताकि सेक्शन क्या हो हमारा, अंडर इनफोर्स हो। और दूसरा, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। अब एएसटी जो है आपकी इस 4% ऑफ ग्रॉस एरिया से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी किसके अंदर, कॉम्पैक्शन के अंदर। द प्रॉब्लम विल बी इंड्यूस इन कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए आपकी मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील 4% ऑफ ग्रॉस एरिया से भी कम आनी चाहिए। इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम आ जाए उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। इन दोनों में से जो भी वैल्यू आ जाए उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, विल बी अडॉप्टिंग दैट। क्लियर है चीज? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है? द मिनिमम टेंशन reinforcement FE 500 in the beam of size 450 mm by 600 mm effective depth दे रखी है आपको। तो बोल रहा है मिनिमम टेंशन reinforcement, अभी बताया आप मिनिमम टेंशन reinforcement का क्राइटेरिया। तो वही मिनिमम टेंशन reinforcement का क्राइटेरिया आप यहाँ पे लगा दोगे, विल गेट द मिनिमम टेंशन reinforcement। तो मिनिमम टेंशन reinforcement का क्राइटेरिया क्या है हमारा? मिनिमम टेंशन reinforcement का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम टेंशन reinforcement का क्राइटेरिया है AST मिनिमम अपॉन BD इज ग्रेटर देन 0.85 बाय FY, यही है। तो AST मिनिमम इज ग्रेटर देन 0.85 BD अपॉन FY। So 0.85 BD upon FY. So 0.85 BD, B कितनी है? 450। इफेक्टिव डेप्थ कितनी है? 550। FY कितना है? सॉरी 550 नहीं, हाँ 500 ठीक तो है। तो FI कितना है हमारा? 500 है। और FI इज 500। FI की वैल्यू कितनी है? 500 है। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए आपका, वॉट एवर द आंसर यू गेट्स। 0.85 इंटू 450 इंटू 550 डिवाइड बाय 500, वैल्यू आती है हमारी 420। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, सो AST मिनिमम इज ग्रेटर देन 425.75 mm स्क्वायर। सो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हमारा आ रहा है 420 mm स्क्वायर। क्लियर है पूरी कहानी? नोट कर लो फटाफट।
जल्दी नोट करो, चले आगे। जल्दी नोट करो, आगे बढ़े। चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जनरली नो प्लेन बार्स आर प्रोवाइडेड फॉर फ्लेक्सर क्राइटेरिया। जनरली नो प्लेन बार्स आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर फ्लेक्सर क्राइटेरिया। अगर बेंडिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करना है तो हम प्लेन बार नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि अगर प्लेन बार प्रोवाइड किया गया उसमें स्लिप होने की टेंडेंसी रहती है, वो बॉन्ड नहीं बनाता परफेक्टली स्टील के साथ। तो फिर हमें क्या देना पड़ता है? एंकरेज देना पड़ता है। अगर स्लिपेज रोकनी है तो एंकरेज रोकना पड़ेगा। इसलिए फ्लेक्सर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम क्या देते हैं? एच वाई एस डी बार देते हैं, क्योंकि एच वाई एस डी बार के ऊपर क्या मिलेंगे आपको? रिब्स मिलेंगी। सो विल फाइंड दीज रिब्स ऑन एच वाई एस डी बार। तो ये क्या कर जाती है? कॉन्क्रीट में जाके एम्बेड कर जाती है। तो इसका मतलब इस बार की क्या नहीं होती? इस बार की क्या नहीं होती? स्लिपिंग नहीं होती, ये बार स्लिप नहीं करता। तो जब फ्लेक्सर एक्शन आएगा इसके ऊपर तो ये बार पुल नहीं हो पाएगा कंक्रीट से। क्लियर है? क्लियर है? चले, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्लेसमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज आपको रीइंफोर्समेंट को कैसे प्लेन करना है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग ऑफ द सेक्शन। जब सेक्शन की हम डिजाइनिंग की बात करेंगे, सेक्शन की डिजाइनिंग में हम क्या करेंगे? रीइंफोर्समेंट को भी देखेंगे कैसे प्लेस करना है। अब उसकी भी एनालिसिस करते हैं, जरा चेक करो। सबसे पहले फर्स्ट विल टॉक अबाउट दी स्पेसिंग। अब ये हमारी क्लियर स्पेसिंग है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग नहीं है, क्लियर स्पेसिंग है। तो जो हमारी क्लियर स्पेसिंग है इट शुड बी लेस देन द मैक्सिमम बार डायमीटर। और ये जो क्लियर स्पेसिंग है, एस सी को मैं बोल देता हूँ, एस सी हमारी क्लियर स्पेसिंग। और जो हमारी क्लियर स्पेसिंग है इट शुड बी लेस देन द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट प्लस 5 mm। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमारी, बोथ दी कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। So clear spacing should be less than maximum bar diameter. Clear spacing should be less than maximum nominal size of the aggregate plus 5 mm, whichever is maximum. इन जनरल ये वैल्यू निकल के आती है 60 से लेके 17 mm के बीच में। अब इस डायग्राम के अंदर दो कवर आपको और दिखा रखे हैं। एक दिखा रखा है नॉमिनल कवर, दूसरा दिखा रखा है इफेक्टिव कवर। अब इन दोनों में क्या होता है फर्क? इन दोनों में जो फर्क होता है उसको भी निकाल लेते हैं। Nominal cover is the concrete cover which is given to all types of reinforcement, including shear reinforcement.
So nominal cover is the cover which is given to all types of reinforcement including shear reinforcement जिसको link भी बोला जाता है. बट अफेक्टिव कवर क्या होता है? अफेक्टिव कवर इज द कवर विच इज बीइंग प्रोवाइडेड अप टू द सीजी ऑफ द टेंशन रीइंफोर्समेंट. जो हम प्रोवाइड करते हैं सीजी ऑफ मेन या टेंशन रीइंफोर्समेंट तक. क्लियर है? चलो क्लियर है. तो ये तो हमारी बात निकल के आई नॉमिनल कवर अफेक्टिव कवर की. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप जो भी रीइंफोर्समेंट लगाओगे इट शुड बी इन सेम वर्टिकल लाइन. दिख रहे हैं? सो द रीइंफोर्समेंट आर बीइंग प्लेस्ड इन 2 लेयर्स. अगर रीइंफोर्समेंट को हम 2 लेयर में लगाएं, ये हमेशा क्या होने चाहिए? वर्टिकल लाइन में होने चाहिए. दे शुड ऑलवेज बी इन वर्टिकल लाइन. तो ध्यान रखना है इसका, ये हमेशा वर्टिकल लाइन में निकल के आने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी जो स्पेसिंग है कौन सी? वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी स्पेसिंग? क्लियर स्पेसिंग. It should be less than 15 mm. It should be less than 2/3 of the maximum nominal size of the aggregate plus 2/3 of the maximum nominal size of the aggregate plus कुछ भी नहीं. खत्म हो गई हमारी कहानी. दूसरा ये तो कुछ नहीं है, प्लस मैक्स मिनिमम बार डायमीटर. ये इसने दूसरी स्टेटमेंट डाल दी. तो हमारी जो स्पेसिंग है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्लियर स्पेसिंग 2 बार्स के बीच में, इट शुड बी लेस देन 15 mm. दूसरा, less than 2/3 the maximum nominal size of the aggregate. तीसरा, it should not be less than, ये इसके आगे ही है, it should not be less than maximum bar diameter. maximum bar diameter. maximum bar diameter. So it should not be less than maximum diameter. तो उसमें से जो भी कंडीशन मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगी, हमारी स्पेसिंग उससे कम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट शुड बी सिमेट्रिकल टू द सेंटर लाइन. ये तो बता दिया, रीइंफोर्समेंट हमारी सेंटर लाइन के क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए. तो ये हमारी सेंटर लाइन है, इसके सिमेट्रिकल होनी चाहिए. दिस इज सिमेट्रिकल. नेक्स्ट, जब आप कब डिजाइनिंग करोगे तो एरिया ऑफ सील कुछ निकल के आएगा. सपोज एरिया ऑफ सील निकल के आ गया 100 mm स्क्वायर. अब 100 mm स्क्वायर तो दे ही नहीं पाओगे. रीइंफोर्सिंग बार का डायमीटर जो निकालोगे तो स्टैंडर्ड है. तो आप जो एरिया प्रोवाइड करोगे वो कई बार इससे ज़्यादा आ जाएगा. 105, 110, ये 101, 110, 120. तो ऐसा करने से जरूरी नहीं है आपका सेक्शन ओवर इन्फोर्स हो जाए. सेक्शन अभी भी अंडर इन्फोर्स ही रहेगा जब तक आपने जो एरिया प्रोवाइड किया वो लिमिटिंग एरिया ऑफ सील से क्या है? कम है. जब तक आपने जो एरिया प्रोवाइड किया वो लिमिटिंग एरिया ऑफ सील से क्या है? कम है. Up to an extent the area which you have provided is less than limiting area of steel. In that case your section will be under reinforced. आपका section under reinforced ही. Clear is चीज? Section will be under reinforced only. तो ये प्लेसिंग ऑफ reinforcement की हमने बात करी कि reinforcement को कैसे प्लेस करना है. How the reinforcement is to be placed. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एरिया ऑफ सील बढ़ाओगे, ऐसा करने से हमारा सेक्शन क्या नहीं हो जाएगा? ओवर इन्फोर्स नहीं हो जाएगा. आवर सेक्शन विल नॉट बिकम ओवर इन्फोर्स. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. ध्यान रखना उस चीज का. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, द नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट. जो नॉमिनल कवर हमें प्रोवाइड करना है ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यू दे रखी है. तो कितना है नॉमिनल कवर वो आपको डायरेक्टली बता दिया. तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है 20 mm, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है 30 mm, सिवियर एक्सपोजर कंडीशन है 45 mm, वेरी सिवियर एक्सपोजर कंडीशन 50 mm, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन 75 mm. तो इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्टील देना है उसकी जानकारी निकाल दी हमें. दैट इज बीइंग फाउंड. वो निकाला हुआ है हमने. क्लियर है? कैन बी अंडरस्टूड.
आसानी से समझ में आती है बात। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे बात करी थी किसकी? अभी हमने बात करी थी पीछे उस केस की जब आपको सेक्शन गिवन था और आपको एरिया ऑफ सील निकालना था। अब हम बात कर रहे हैं जब आपको साइज ऑफ सेक्शन भी निकालनी है और एरिया ऑफ सील भी निकालना है। इस बार दोनों पैरामीटर की कैलकुलेशन करनी है। सो नाउ इट इज द केस इन विच बोथ द पैरामीटर्स आर टू बी कंप्यूटेड। दोनों पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, जिसको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। देन अज्यूम अ सूटेबल वैल्यू ऑफ बी बाई डी रेशियो। बी बाई डी रेशियो की सूटेबल वैल्यू को अज्यूम कर लो आप। जनरली ये बी बाई डी की जो वैल्यू है 0.3 से लेके 0.7 के बीच में रखी जाती है। बी बाई डी शुड नॉट बी मोर देन 0.7 एज इट विल मेक योर सेक्शन अनइकोनॉमिकल। क्यों? ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इससे, क्योंकि बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएगी डी से, आपका सेक्शन हो जाएगा अनइकोनॉमिकल। और अगर बी बाई डी की वैल्यू 0.3 से कम है, यानी डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, डी बीम बनती जा रही है, तो लेटरल बकलिंग का इशू निकल के आएगा। तो जनरल केस में हम बी बाई डी रेशियो कितना रखते हैं? 0.5 रखते हैं। सो इन जनरल वी कीप द वैल्यू ऑफ बी बाई डी इक्वल्स टू 0.5। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, द बीम विड्थ शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपकी जो भी बीम विड्थ है उसको हम कंसिडर करते हैं इस क्राइटेरिया से। अब किस किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है? व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड? पहले वी कंसिडर द इकोनॉमी। फर्स्ट वी कंसिडर द इकोनॉमी कि भैया कॉस्ट कितनी है। वी कंसिडर द वॉल विड्थ, वॉल विड्थ कितनी है, क्योंकि बीम उसी के ऊपर रेस्ट करेगी। वी कंसिडर द कॉलम साइज, हम कॉलम साइज को देखते हैं भैया कॉलम साइज कितना है, उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट द एनालिसिस इज बीइंग कैरिड आउट। नेक्स्ट, the beam size may be considered to be the size of what? The beam size which may be considered to be the size of is 115 mm, 115 mm, 230 mm, 300 mm और 350 mm। जो बीम साइज कंसिडर करेंगे वो 115 mm कंसिडर करेंगे, 230 mm कंसिडर करेंगे, 300 mm कंसिडर करेंगे, 350 mm कंसिडर। क्लियर है चीज? सो दिस इज द बीम साइज विच इज टू बी कंसिडर्ड। ये हमारी बीम साइज की कंसिडरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप डिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरऑल डेप्थ है उसको कंसिडर करोगे L/10 से लेके L/12 के बीच में। So from deflection point of view, the overall depth is to be considered in between L/10 to L/12, where L is the span length of the beam. L हमारी span length होती है, to be more precise, effective length होती है। Now, जो भी आप डेप्थ प्रोवाइड करोगे, जो भी आप डेप्थ प्रोवाइड करोगे, ध्यान रखना वो वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, आपकी अज्यूम्ड डी से कम निकल के आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी अजम्पशन चली है। इस अजम्पशन के बिहाफ पे ही आपने क्या निकाला हुआ है? इस अजम्पशन के बिहाफ पे ही आपने लोड की कैलकुलेशन कर रखी है। द कैलकुलेशन इज डन फॉर द लोड। तो मेरी जो भी अज्यूम्ड वैल्यू है वो हायर साइड पे होनी चाहिए। क्यों हायर साइड पे होनी चाहिए? ताकि लोड का कैलकुलेशन हायर निकल के आए। क्लियर चीज? अब बात हो रही है डिजाइनिंग की। अब डिजाइनिंग की बात कैसे करेंगे? जो भी आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है उसको आप लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। जो भी आपका डिजाइन मोमेंट है उसको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया, क्या निकल के आ गया? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया। फ्रॉम हियर व्हाट कैन बी कंप्यूटेड? यहाँ से क्या निकाल सकते हो? सो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर। दिस इज केप्ट इक्वल टू व्हाट? क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर। अब जैसे क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर के बराबर किया, as soon as it is equated to q limiting bd square, from here what can be computed?
यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, डी की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी डी आएगा उससे क्या करोगे, 5% ज़्यादा डी प्रोवाइड करोगे जैसे पीछे था, ताकि सेक्शन क्या निकल के आया, अंडर इन्फोर्स निकल के आया। तो अब ध्यान देना, ये वाला जो डी निकल के आया है ये डी हमें चाहिए, और पीछे डी आपने अज्यूम किया था, तो जो अज्यूम्ड वैल्यू है इस वाले डी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारी डिजाइनिंग सेफर साइड पे हो। नेक्स्ट, जब आपने डेप्थ निकाल लिया तो आप बोलोगे जो आपका डिजाइन मोमेंट है इट इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया, इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर, यहाँ से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस आ गई। फिर कंप्रेशन बराबर टेंशन करके क्या निकाल ली, एरिया ऑफ स्टील निकाल ली, तो पीछे बीम की साइज निकाल ली, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकाल ली। दूसरा, एरिया ऑफ स्टील निकालने का दूसरा तरीका आपको एक्सप्रेशन बता रखा है, एरिया ऑफ स्टील निकालने का एक्सप्रेशन बता रखा है, एरिया ऑफ स्टील एक्सप्रेशन से निकाल लो, 0.5 एफ सी के बी डी अपॉन एफ वाई इंटू 1 - 4.6 डिजाइन बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये जो एरिया ऑफ स्टील निकल के आया अपनी परमिसिबल रेंज के अंदर होना चाहिए, परमिसिबल रेंज पीछे बता रखी है, मिनिमम की भी मैक्सिमम की भी, मिनिमम का भी रीजन बता रखा है, मैक्सिमम का भी रीजन बता रखा है, रीजन फॉर बोथ इज बीन डिस्कस्ड। तो ये दोनों वैल्यूज अपनी लिमिट में आनी चाहिए, दे शुड फॉल इन दी ओन लिमिट। क्लियर है? तो ये आपकी डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कंप्लीट कर देता है। एक सवाल है इसके ऊपर, सवाल देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। हे भैया, ये तो बड़ा सवाल था दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव सवाल। चलो, a singly reinforced rectangular concrete beam has a width of 150 mm and an effective depth of 330 mm. The characteristic compressive strength of concrete is 20, tensile strength of steel is 415. Adopt the stress block of the concrete as per IS 456-2000, taking the limiting value of depth of neutral axis as 0.58 times the effective depth. अच्छा, XU limiting दे दिया है, ठीक है। Beam for considering a balance section. What is the likely approximation for limiting value of the moment of resistance of this beam? What is the likely approximation for limiting value of moment of resistance of this beam? तो moment of resistance की limiting value पूछ रहा है ये आपसे, तो moment of resistance की limiting value पूछ रहा है, तो Q limiting BD square, ये तो होती है Q limiting BD square, so limiting moment of resistance is equal to Q limiting BD square, तो Q limiting BD square FE 415 है, FE 415 है तो हमारा Q limiting कितना होता है, 0.138 FC के BD स्क्वायर, यही वैल्यू आती है, कैलकुलेट करके देखते हैं। सो 0.138 FC के 20 है, B की वैल्यू कितनी है 150 और D की वैल्यू है 330 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶। कैलकुलेशन करके देखो एक बार इसकी कितनी आ रही है कैलकुलेशन। सो 0.138 इंटू 20 इंटू 150, so 0.138 into 20 into 150 into 330, so into 330 divide by what, 10⁻⁶ into 330 whole square है ना, so value comes out to be 45.08 किलो न्यूटन मीटर। तो आंसर आ गया 45.08 किलो न्यूटन मीटर। सिंपल था ये, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, so it was comparatively simple। चलो, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। तो सिंगली रीइंफोर्स हो गया, डबली रीइंफोर्स स्टार्ट करेंगे, डबली रीइंफोर्स आएगा, फिर इसके बाद फ्लैंज सेक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे शेयर में, आफ्टर दैट विल बी एंटरिंग इनटू द शेयर। तो कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की, आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, जितना जल्दी हो सके इसको भी फिनिश करते हैं, फिर कोई नया टॉपिक उठाएंगे आपके एग्जाम से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।